प्रशिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण की अनेक विधियाँ हैं, इनमें से प्रमुख विधियाँ हम अध्ययन करेंगे। इन हम सुविधा की दृष्टि से हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक है कार्य उन्मुखी प्रशिक्षण की विधियाँ, दूसरी है कार्योत्तर प्रशिक्षण की विधियाँ। इसमें पहला है कार्य उन्मुखी प्रशिक्षण विधियाँ, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग मेथड। जो पहली है कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कार्य पर प्रशिक्षण को ही उद्योग के अंतर्गत प्रशिक्षण भी कहते हैं। यह प्रशिक्षण की अत्यधिक महत्वपूर्ण पद्धति है। स्पिगल तथा जेम्स के मतानुसार यह स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली प्रशिक्षण विधि है। अनेक वैज्ञानिकों ने यह मत व्यक्त किया है कि किसी भी कार्य को करके ही उचित प्रकार से एवं सरलता से सीखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी कार्य को करते हुए उसे सीखना चाहिए, क्योंकि यद्यपि आप यही सोचते हैं कि आप उसे जानते हैं, फिर भी जब तक आप अभ्यास नहीं कर लेते तब तक आप विश्वस्त नहीं हो सकते। प्रशिक्षण की इस विधि में नए आने वाले कर्मचारियों को उनके निकटस्थ अधिकारी के पास रखा जाता है और निकटस्थ अधिकारी उनको उनके कार्य के संबंध में आवश्यक बातों की जानकारी देता है और उनसे कार्य करवाता है। नए कर्मचारी निकटस्थ अधिकारी की देखरेख में कुछ दिनों तक कार्य करते हैं और जब उस अधिकारी को विश्वास हो जाता है कि वे संतुलित रूप से कार्य करने लगे हैं, तब कर्मचारी को अपने काम में लगा दिया जाता है। प्रशिक्षण विधि से प्रशिक्षण देने के लिए प्रक्रिया, चार्ट, चित्र, मैनुअल, टेप रिकॉर्ड आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इस विधि के लाभ, प्रशिक्षणार्थी को कार्य की वास्तविक परिस्थितियों की तत्काल जानकारी हो जाती है। प्रशिक्षण के लिए कृत्रिम वातावरण या मॉडल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो कार्य को वास्तविक करके संपन्न करता है। नेक्स्ट, शंकाओं, समस्याओं आदि का तत्काल निवारण किया जाता है। सिद्धांतिक ज्ञान प्रशिक्षण को व्यवहार में लागू करने का अवसर मिलता है। प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण स्तर का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। प्रशिक्षणार्थियों की कमी को ज्ञात करके उन्हें तत्काल दूर किया जा सकता है। यह विधि प्रशिक्षण की सबसे व्यावहारिक एवं सरल विधि है। अब इसके कुछ दोष भी है। पहला, कार्य पर प्रशिक्षण की विधि अत्यंत खर्चीली हो जाती है। वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी प्रायः रुचि नहीं लेते हैं। नए कर्मचारी को सीधे काम पर लगा देने से हानि होने का भय बना रहता है। सभी वरिष्ठ व्यक्ति अच्छे प्रशिक्षक हो यह आवश्यक नहीं है। यह तब प्रशिक्षण के कारण प्रशिक्षण असफल हो सकता है। व्यवहार में कठिनाई कभी भी उस क्रम में घटित नहीं होती जिस क्रम में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अतः इसमें प्रशिक्षण में क्रमता नहीं रहती है। इस विधि में प्रशिक्षण के सभी सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा सकता है। और उपयोगिता, प्रशिक्षण की विधि अत्यंत व्यावहारिक मानी जाती है। इसका प्राय सभी संस्थाओं में उपयोग किया जाता है। ये विधि प्रशिक्षण की अन्य विधियों की पूर्व विधि के रूप में उपयोग की जा सकती है। इसलिए कई विद्वान इस विधि को प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि भी मानते हैं। अब दूसरी विधि है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण विधि। प्रशिक्षण केंद्र विधि भी कहते हैं, इसको प्रशिक्षण केंद्र विधि भी कहते हैं। इस विधि में कारखाने के परिसर में ही एक बड़े कमरे या हॉल में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर लिया जाता है। इस हॉल में ही कारखाने में काम करने वाले मशीनों को नकल में से तैयार दूसरी मशीनें या मॉडल स्थापित कर लिए जाते हैं। इसका वातावरण भी कारखाने के वास्तविक वातावरण के जैसा ही रखा जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को इन मॉडलों पर कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने के लिए योग्य प्रशिक्षित विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। जब प्रशिक्षणार्थी अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेता है तो उसे कारखाने में उसके पद पर लगा दिया जाता है। इसके कुछ लाभ, कारखानों के कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। नए कर्मचारियों के सीधे ही कार्य पर लगने से यंत्रों एवं निर्माण प्रक्रिया को होने वाली हानि नहीं हो पाती है। प्रशिक्षण पूर्णतः नियंत्रित एवं क्रमबद्ध दिया जा सकता है। विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। उत्पन्न शंकाओं का समाधान किया जा सकता है। कम अवधि में प्रशिक्षण कार्य पूरा किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान दिया जा सकता है। दोस्त, ये विधि बहुत ही खर्चीली है। इसमें विनियोग भी बहुत करना पड़ता है। कृत्रिम वातावरण में प्रशिक्षण दिया जाता है। अनेक प्रशिक्षण के कारण प्रशिक्षण के लिए किसी का भी दायित्व निश्चित नहीं हो पाता है। उपयोगिता, ये विधि वही उपयोगी होती है जिस संस्था में निरंतर नए कर्मचारी आते रहते हो तब प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती हो। कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलरिंग, जेवर जरूरत के कार्यों के प्रशिक्षण के लिए ये विधि उपयोगी हो सकती है। तीसरी विधि है प्रशिक्षुता प्रशिक्षण विधि, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये तकनीकी कार्यों के प्रशिक्षण देने की विधि है।
इसके अंतर्गत प्रशिक्षु को किसी अनुभवी अधिकारी के निर्देशन में कार्य का तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करता है। इसकी अवधि सामान्यतः 6 माह से 5 वर्ष तक की हो सकती है। भारत में प्रशिक्षण कई तकनीकी व्यवसाय कार्यों में प्रदान करने की व्यवस्था है। इस प्रशिक्षण का नियमन प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है जिसके अनुसार कार्य किया जाता है। जैसे किसी उद्योग का स्वामी प्रशिक्षुता प्रशिक्षण हेतु किसी भी व्यक्ति को अपने कारखाने में रख सकता है। इस हेतु एक अनुबंध किया जाता है। यदि ये प्रशिक्षु आवश्यक है तो अनुबंध उसकी और उसके संरक्षक द्वारा किया जाता है। इस अनुबंध का प्रशिक्षु सलाहकार के पास पंजीयन भी करवाना पड़ता है। इस प्रशिक्षण की अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित दर से प्रशिक्षु को भत्ता भी दिया जाता है। लाभ: तकनीकी ज्ञान को भली प्रकार सीखा जा सकता है। वास्तविक कार्य परिस्थिति में कार्य सीखने का अवसर मिलता है। प्रशिक्षु को निर्धारित दर से पारिश्रमिक प्राप्त होता है। प्रशिक्षण कुशल अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित रूप से दिया जाता है। डोज: ये विधि खर्चीली है। इसमें प्रशिक्षण देने वाले अधिकारी के कार्य में बाधा उपस्थित होती है। इसमें कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। उपयुक्तता: ये विधि तकनीकी कार्यों में प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त है। इस विधि का उपयोग तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले छात्रों को वास्तविक कार्य परिस्थितियों में अनुभव प्रदान करने में के लिए भी किया जाता है। अब है चौथा विधि इंटर्नशिप प्रशिक्षण। इंटर्नशिप: जब सिद्धांतिक प्रशिक्षण प्राप्त पेशेवर व्यक्तियों को वास्तविक कार्य दशाओं में लगाकर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तो उसे इंटर्नशिप प्रशिक्षण कहते हैं। आजकल कंपनी सचिव MBA करने वाले छात्रों को सैद्धांतिक प्रश्न पत्र पास करने के बाद किसी संस्था में जाकर कुछ समय के लिए व्यावहारिक ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। डॉक्टरों के लिए तो वर्षों से इस प्रकार की प्रशिक्षण की अनिवार्यता है। इस विधि का लाभ ये है कि प्रशिक्षणार्थी को शैक्षिक संस्थाओं में अर्जित ज्ञान को व्यावहारिक रूप में उपयोग करने का अवसर मिलता है। अतः वह सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करना सीख जाता है। अब है पांचवी विधि कार्य परिक्रमा या परिवर्तन, जॉब रोटेशन मेथड। ये बहुआयामी प्रशिक्षण विधि है। इसमें कर्मचारी को संस्था के विभिन्न विभागों में थोड़े थोड़े समय विभिन्न कार्यों पर लगाया जाता है। इससे भी संस्था के प्रत्येक विभाग के कार्यों करने का प्रशिक्षण भिन्न भिन्न काउंटरों पर बिठाया जाता है। प्रशिक्षण नंबर प्राप्त कर लेते हैं। इसमें उन्हीं संपूर्ण बैंकिंग कार्य प्रणाली जानकारी भी हो जाती है। इसका उपयोग बैंकों में किया जाता है। लाभ: इससे कार्य का वास्तविक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रशिक्षणार्थी संस्था के सभी विभागों के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। किसी भी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने पर संस्था के किसी भी विभाग के कार्यों में बाधा उपस्थित नहीं होती है। विभिन्न विभागों के बीच सहयोग बढ़ता है एवं समन्वय में सुविधा होती है। कर्मचारियों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जिससे वे अच्छा से अच्छा कार्य करने लगते हैं। सभी कर्मचारियों में अनौपचारिक संबंधों का विकास होता है जिससे आपसी भाईचारा बढ़ता है। इससे आंतरिक संचारी बाधाएं कम की जा सकती है। दोष: इस विधि से विभिन्न विभागों के कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। बार बार कार्यस्थल परिवर्तन से कई कर्मचारी अप्रसन्न रहते हैं। प्रत्येक विभाग में थोड़े थोड़े समय रखने से पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। इस विधि से प्रशिक्षण में लोक चिंता पाई जाती है। अधिकारी प्रशिक्षणार्थी पर पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण में बहुत अधिक समय लगता है। दैनिक कार्य गति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अब छठी विधि है अनुपूरक यंत्र एवं प्रशिक्षण सहायता सामग्री। इसमें प्रशिक्षण देने के लिए वास्तविक यंत्रों के जैसे ही नकली यंत्र बनाए जाते हैं तथा उन पर प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा प्राय तब तक किया जाता है जबकि वास्तविक या मूल यंत्र बहुत ही कीमती हो या उसमें उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल बहुत ही खर्चीला हो अथवा उन पर प्रशिक्षण देने से कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा हो। इस प्रकार प्रशिक्षण सहायता सामग्री के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस सामग्री में वीडियो, टेप, टीवी, चार्ट, ब्लैक बोर्ड आदि प्रमुख है। इनके माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को कई तकनीकी कार्यों की कार्य प्रणाली को आसानी से समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए विक्रयकर्ताओं को उत्पादों की तकनीकी देने के लिए इस सामग्री का उपयोग किया जाता है। फलतः विक्रयकर्ता ग्राहकों को अच्छी तरह संतुष्ट कर पाते हैं। लाभ: दोष: वास्तविक या मूल यंत्रों पर प्रशिक्षण तुलना में खर्च कम आता है। इससे प्रशिक्षणार्थी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है, किंतु इस विधि का दोष ये है कि इसमें वास्तविक कार्य परिस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता है। अब है नेक्स्ट प्रदर्शन एवं उदाहरण विधि, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल। इस विधि में प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष स्वयं किसी कार्य को करके दिखाता है। इससे प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं कार्य करना सीखते हैं। ये विधि छोटे मोटे यंत्रों के उपयोग एवं उनकी कार्य विधि को समझाने के लिए उपयुक्त है।
बड़े कार्य व कार्यविधि वाले यंत्र के प्रशिक्षण के लिए विधि सर्वथा अनुपयुक्त है। ये विधि सामान्यतः अन्य प्रशिक्षण विधियों तथा प्रवचन, विचार विमर्श आदि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ही अधिक उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है मार्गदर्शन एवं परामर्श विधि, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यह प्रशिक्षण की अत्यंत ही सरल विधि है। इस विधि में कार्यरत कर्मचारियों को ये सुविधा होती है कि वे अपने कार्य में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन एवं परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार विधि बहुत ही अनौपचारिक है। जब कठिनाई आती है मार्गदर्शन मिल जाता है। इससे कर्मचारी धीरे धीरे मार्गदर्शन या परामर्श के रूप में कार्य करने में दक्ष हो जाते हैं। अब है दूसरी प्रकार की विधियाँ, कार्यतर प्रशिक्षण विधियाँ, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, प्रवचन विधि, लेक्चर मेथड। प्रवचन एकल मार्गीय औपचारिक वार्ता है जो एक समूह के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इसमें समूह प्राय निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठा होता है। इसमें प्रवचनकर्ता विषय वस्तु का ज्ञाता होता है, वह श्रोताओं की जिज्ञासा को संतुष्ट करने की स्थिति में होता है। यह प्रवचन विशेष सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक सूचनाओं से परिपूर्ण होते हैं। कई बार प्रवचनों का सार संक्षेप में उनके मूल बिंदु को लिखित में श्रोताओं को वितरित भी कर दिया जाता है। ऐसे प्रवचन में कभी कभी कार्य प्रदर्शन या चित्र प्रदर्शन भी किया जाता है। आजकल तो दृश्य सर्वे यंत्रों VCR जैसे VCR है, प्रोजेक्टर है, इनका भी उपयोग किया जाता है। लाभ, अनेक सिद्धांतिक बातों की विवेचना करना आसान हो जाता है। एक बहुत बड़े समूह से में बात को पहुँचाया जा सकता है। अनेक बातों के सूचनाओं को कम से कम समय में अनेक लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। संदेहों का तत्काल निवारण किया जा सकता है। प्रशिक्षण में मितव्यता रहती है। दृश्य सभी साधनों से प्रवचन की प्रभावशीलता बढ़ाना संभव है। व्यक्तिगत हाव भाव भी संदेश की प्रभावशीलता वर्धित करते हैं। दोष, ये एक सामान्य सत्य है कि कहीं सभी बातें सुनी नहीं जाती है, अतः प्रवचन सभी बातों को सुनना और समझना कठिन होता है। इस विधि में केवल सिद्धांत ज्ञान दिया जाता है, वह ज्ञान संभव नहीं है। इसमें संदेशों का एकल मार्ग के प्रसारण अधिक होता है, अतः कई प्रशिक्षणार्थी रुचि नहीं लेते हैं। प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण का मूल्यांकन करना कठिन होता है। उपयुक्तता, इन सब दोषों के उपरांत भी एक बड़े समूह को विस्तृत सूचनाओं तथा सिद्धांतिक बातों की जानकारी देने के लिए विधि बहुत ही उपयोगी है। अब दूसरी विधि व्यक्तिगत परिचर्चा या सम्मेलन विधि, पर्सनल डिस्कशन और या कॉन्फ्रेंस मेथड। इस विधि के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी अपने वरिष्ठ अधिकारी से समय समय पर भेंट करता रहता है तथा उसे अपने कार्य की समस्याओं तथा परिस्थितियों के बारे में मार्गदर्शन सुझाव मांगता है। अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर सुझाव एवं परामर्श देते हैं। प्रशिक्षणार्थी धीरे धीरे अनेक परिचर्चाओं के बाद अनेक बातें स्वयं सीख समझ लेता है। लाभ, इस विधि में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रश्न दिया जा सकता है। इस विधि में प्रशिक्षणार्थी व प्रशिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क रहता है, अतः उसके मूल्यांकन में सुविधा रहती है। इस विधि से प्रशिक्षक को प्रशिक्षणार्थी का मनोबल ऊंचा रखने तथा अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता रहता है। दोष, व्यक्तिगत परिचर्चा में विषयोत्तर भटकने का डर रहता है। इसमें धीरे धीरे अनौपचारिक संबंध बन जाने के कारण अधिकारियों को प्रशिक्षणार्थियों के नियंत्रण में कठिनाई आती है। नेक्स्ट, उपयोगिता इस विधि की। व्यक्तिगत परिचर्चा की या सम्मेलन की ये विधि बहुत उपयोगी हो सकती है यदि अधिकारी तथा प्रशिक्षणार्थी खुलकर विचार विमर्श करें। औपचारिकता के कारण यदि वे वास्तविक समस्याओं पर चर्चा नहीं कर पाते हैं तो उनका लाभ नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त इस विधि का उपयोग कार्य समस्याओं के हल के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्य विषयों पर भटकने से बचना चाहिए। समूह परिचर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन मेथड। विक्रय प्रशिक्षण की इस विधि के अंतर्गत सामान्यतः एक सीमित संख्या में 15-20 विक्रयकर्ताओं के समूह बना दिए जाते हैं। इस समूह के सभी सदस्य अपने वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में अपनी विक्रय समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं तथा उन समस्याओं पर एक सर्वमान्य हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। विचार विमर्श के दौरान सभी को एक दूसरे के विचारों की जानकारी होती है, फलतः वे स्वतः एक दूसरे के विचारों से अनेक बातों को सीखते हैं। लाभ, इसमें सभी विक्रयकर्ताओं को एक दूसरे के विचारों का लाभ मिलता है। वे अपनी समस्याओं में श्रेष्ठ हल ढूंढ पाते हैं, सब सक्रिय रूप से विचार विमर्श करते हैं, फलतः प्रशिक्षणार्थी कुछ सीखने में सफल हो जाते हैं। दोष, समूह के सभी सदस्य परिचर्चा में भाग नहीं लेते हैं, अतः इसकी उपयोगिता सीमित रह जाती है। कभी कभी सदस्य मूल बिंदु से हटकर विचार विमर्श करने में लग जाते हैं, अतः प्रशिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। नए विक्रयकर्ताओं को इस विधि से प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे विक्रय कार्य के बारे में बहुत कम जानते हैं। उपयोगिता,
सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए समूह परिचर्चा बहुत ही उपयोगी साधन है, किंतु इसकी सफलता समूह परिचर्चा का नेतृत्व करने वाले पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त परिचर्चा के बिंदु को पहले से स्पष्ट करने पर ही इसी सफल बनाया जा सकता है। अब है चौथी विधि, सम्मेलन विधि, कॉन्फ्रेंस मेथड। यह प्रशिक्षण की एक विधि है जिसका मूल उद्देश्य एक समूह के ज्ञान अनुभव को सबके लिए उपलब्ध करना है। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थी अपने विचार अनुभव को सम्मेलन में प्रकट करने को स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार आपसी विचार विमर्श अनुभव के आदान प्रदान द्वारा प्रशिक्षणार्थी बहुत कुछ आसानी सीख जाते हैं। सम्मेलनों में प्राय विचारों का आदान प्रदान अनौपचारिक रूप से ही होता है, किंतु सामान्य बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सम्मेलनों की सफलता सम्मेलन में भाग लेने वालों की इच्छा पर बहुत अधिक निर्भर करती है। लाभ, प्रशिक्षणार्थी की रुचि बनी रहती है, प्रशिक्षणार्थी का बौद्धिक विकास होता है, प्रशिक्षणार्थी को व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होता है, प्रशिक्षणार्थी को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। दोष, सम्मेलन में बहुत अधिक प्रशिक्षणार्थी भाग नहीं ले सकते हैं। प्रशिक्षण की इस विधि में काफ़ी समय लगता है, कभी कभी असंगत मामलों को वार्तालाप चलता रहता है, इससे अनावश्यक समय की बर्बादी होती है। उपयोगिता, सम्मेलन पद्धति वही अधिक उपयोगी रहती है जहाँ पर समान योग्यता एवं स्तर वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना हो। उन व्यक्तियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किए जाने वाले विषय के संबंधी कुछ सामान्य ज्ञान हो। अब है समस्या अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड। इस विधि में प्रशिक्षणार्थियों के समूह के समक्ष किसी एक वास्तविक या काल्पनिक समस्या के तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, तब उनसे समस्या को हल करने के लिए कहा जाता है। समूह का प्रत्येक सदस्य मानसिक अभ्यास द्वारा समस्या का हल ढूंढता है, तत्पश्चात उन सभी हलों का विश्लेषण किया जाता है तथा प्रशिक्षण सहायता से श्रेष्ठ समाधान का चयन किया जाता है। इससे सभी अपने समाधान की तुलना करके अपनी कमियों को ज्ञात करते हैं, फलते हुए समस्या निर्माण में दक्षता प्राप्त करते हैं। अतः ये विधि प्रशिक्षणार्थियों में सीखने तथा समस्या समाधान की क्षमता का विकास करती है। ये विधि प्रशिक्षणार्थियों को खुले दिल, दिमाग, सकारात्मक दृष्टिकोण से धैर्यपूर्वक समस्याओं के निर्माण की शिक्षा देती है तथा अभ्यास कराती है। लाभ, ये विधि प्रशिक्षणार्थियों की सतर्कता, धैर्य एवं विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास करती है। इस विधि से प्रशिक्षणार्थियों को विषय की गूढ़ता, अस्पष्टता तथा उनमें व्याप्त विरोधाभास को समझने का अवसर मिलता है। इस विधि में सिद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसमें क्रमबद्ध प्रशिक्षण संभव है, सभी प्रशिक्षणार्थी सक्रिय बने रहते हैं। दोष, इसमें समय अधिक लगता है, वह भी अधिक होता है। उपयोगिता, ये विधि प्रबंधकीय वर्ग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ही उचित है। इसके अतिरिक्त जो संस्थाएं प्रशिक्षण अधिक वेग कर सकती है वे ही इस विधि को अपना सकती है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 10-12 तक सीमित हो तब ये विधि बहुत उपयुक्त रहती है। अब है प्रसंग विधि, इंसिडेंट मेथड। प्रशिक्षण की विधि के अंतर्गत जन्मदाता प्रोफेसर पॉल पिगर्स है। उन्होंने इस विधि की विकास समस्या अध्ययन विधि के दोषों को दूर करने के लिए किया था। इस विधि में विशेषज्ञ प्रशिक्षक प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को किसी घटना का विवरण देता है, उससे एक समस्या का हल पूछता है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी इस घटना के तथ्यों के आधार पर समस्या का समाधान करता है, तत्पश्चात प्रशिक्षक स्वयं इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। अब प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी ही इस समस्या समाधान में अपने समाधान की तुलना करता है और जो कोई कमी रह गई उसे दूर करता है। लाभ, ये विधि सरल है, प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षक का हल मिल जाता है, इससे वह अपनी कमी दूर कर लेता है। प्रशिक्षणार्थी अपने विवेक का उपयोग कर पाता है। प्रबंध के स्तर के व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध रहती है अतः शंकाओं समाधान किया जा सकता है। दोष, ये विधि तकनीकी में लिपि के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त नहीं है। जिन प्रशिक्षणार्थियों को सिद्धांतिक ज्ञान नहीं होता है उनको इस विधि से प्रशिक्षण देने में कठिनाई आती है, प्रशिक्षण नियुक्त करने में बहुत व्यय आता है। उपयुक्तता, ये विधि प्रबंधकीय वर्ग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त है। समिति विधि, कमेटी मेथड। संस्थाएं अपनी कई समस्याओं के समाधान के लिए प्राय समितियों का गठन करती ही रहती है। किसी भी नए प्रबंध के कर्मचारी को प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से उसे ऐसी किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। वह समिति के वरिष्ठ अनुभवी सदस्यों के साथ बैठता है तथा समस्याओं समाधान एवं निर्णय की प्रक्रिया को सीखता रहता है। उसमें धीरे धीरे समस्याओं के विश्लेषण एवं निर्णय की योग्यता विकास होता है। लाभ, प्रशिक्षणार्थियों की समस्याओं के विश्लेषण का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, निर्णय का व्यावहारिक ज्ञान होने लगता है, दूसरों के अनुभव से सीखने का अवसर मिलता है। प्रशिक्षण के लिए प्रत्यक्ष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। दोष, अनुभवी सदस्यों द्वारा उपेक्षा करने पर प्रशिक्षणार्थियों को सीखने का अवसर नहीं मिलता है। प्रशिक्षणार्थी स्वयं सक्रिय न रहे तो भी इस विधि का कोई लाभ नहीं मिलता है।
वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष नए सदस्य को विचार प्रकट करने से संकोच हो सकता है। उपयुक्तता, ये विधि प्रबंध के पदों पर नवनियुक्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त है। अब है नेक्स्ट विधि, कनिष्ठ मंडल विधि, जूनियर बोर्ड मेथड। सभी कंपनियों में संचालन मंडल होते हैं। ये संस्था के वरिष्ठ अधिकारी, भारी विशेषज्ञों तथा अन्य अनुभवी प्रतिनिधियों से बनाए जाते हैं। ये मंडल ही संपूर्ण संस्था के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, किंतु प्रशिक्षण देने के लिए संस्था में अपने कुछ प्रबंध के कर्मचारियों का कनिष्ठ मंडल बना देती है। वरिष्ठ संचालन मंडल समस्या के समाधान में निर्णय के लिए पहले उस समस्या को इस कनिष्ठ मंडल के पास भेज देता है। कनिष्ठ मंडल अपना समाधान निर्णय वरिष्ठ मंडल को भेज देता है। वरिष्ठ मंडल उस समाधान निर्णय का मूल्यांकन करता है। यदि उसमें कोई कमी या त्रुटि रह गई तो उसमें सुधार करने के लिए कहता है। इस प्रकार कनिष्ठ मंडल के सदस्य भी समस्याओं के समाधान और निर्णय में दक्ष होते रहते हैं। इससे संस्था में संचालन मंडल के लिए भावी सदस्य तैयार होते रहते हैं। लाभ, इसमें प्रशिक्षणार्थी सक्रिय रूप से कार्य में रुचि लेते हैं। संस्था के प्रति लगाव बढ़ जाता है। उनमें संस्था की समस्याओं के समाधान में रुचि बढ़ जाती है। उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अच्छे प्रबंधों का विकास होता है। निर्णयों में अधीनस्थों की भूमिका होने से उनका क्रियान्वयन आसानी से करवाया जा सकता है। दोष, इसमें निर्णय में देरी होती है क्योंकि समय लगता है। इसमें किसी भी प्रशिक्षणार्थी की कमजोरियाँ पता नहीं चलता है। उपयोगिता, ही विधि उच्च मध्यवर्ती प्रबंध के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। अब है सचेतना प्रशिक्षण विधि, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मेथड। ये प्रशिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों में दूसरों के प्रति चेतना जागृत की जा सकती है। ये विधि किसी कार्य का या व्यवहार का दूर से पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान करने की योग्यता बढ़ाती है। इस विधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है तथा उनको आपसी व्यवहार करने का अवसर दिया जाता है। प्रशिक्षक उनके आपसी व्यवहार का मूल्यांकन करता है। तत्पश्चात उन्हें उनके व्यवहार का दूसरे पर हुए प्रभाव को बताया जाता है। इससे उन्हें अपने व्यवहार का दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का आभास होने लगता है। इस विधि के उद्देश्य निम्न है: मानव व्यवहार के संबंध में समझ बढ़ाना, उन्हें सुधार करना, भावी व्यवहार का पूर्वानुमान करने की योग्यता का विकास करना, प्रशिक्षणार्थी को व्यवहार मूल्यांकन का अभ्यास कराना, उस प्रक्रिया को बताना या विश्लेषण करना जिसके कारण व्यक्ति एक दूसरे से संबंध बनाए रखते हैं, प्रशिक्षणार्थी को दूसरे के संभावित व्यवहार से सह करना, प्रशिक्षणार्थी में दूसरों के विचारों और भावनाओं के प्रति चेतना उत्पन्न करना। लाभ, इस प्रशिक्षणार्थी दूसरे व्यवहार को समझने का कला का विकास है। दूसरों के संभावित व्यवहार का अनुमान लगाने का ज्ञान विकसित होता है। दूसरों के साथ संबंधों के विकास में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। दोष, इसके किसी परिणाम को ठोस आधार पर मापा नहीं जा सकता। इसमें समय व श्रम बहुत अधिक लगता है किंतु परिणाम बहुत कम निकलता है। ये विधि काल्पनिक मान्यताओं पर टिकी है। ये विधि आदर्शों की स्थापना करती है, न कि व्यवहारिक ज्ञान की। ये विधि व्यक्तिगत गोपनीयता को समाप्त कर सकती है। ये विधि एक विशिष्ट वातावरण में ही अपनाई जा सकती है। उपयोगिता, ये विधि मानव व्यवहार करने वाले उच्च प्रबंधकों, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन एवं परीक्षण करने वाले प्रबंधकों के परीक्षण के लिए अधिक उपयोगी है। भूमिका निर्वाह विधि, रोल प्ले मेथड। इस विधि में प्रशिक्षणार्थी को अपनी भूमिका को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। जब वह बताया गई परिस्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका को सही प्रकार से निभाने में कोई त्रुटि करता है तो उस अधिकारी उसे आवश्यक निर्देश देते हैं। इससे उसमें नई बातें सीखने का अवसर मिलता है। लाभ, ये व्यवहारिक ज्ञान और चातुर्य के मूल्यांकन में सहायक है। इस विधि में वास्तविक कार्य स्थिति में होने वाली हानि को बचाया जा सकता है। इस विधि में सिद्धांत और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार का परीक्षण संभव है। ये विधि प्रशिक्षणार्थी का मनोबल बढ़ाती है। दोष, ये विधि खर्चीली है। इसमें अधिकारियों तथा प्रशिक्षणार्थियों दोनों को बहुत अधिक समय देना पड़ता है। उपयोगिता, ये विधि प्रशिक्षण स्वतंत्र विधि के रूप में नहीं अपनाई जा सकती। इसी प्रशिक्षण विधि या पत्रकार विधि के साथ अपनाना ही उपयुक्त रहता है। अब है नेक्स्ट, विशेषज्ञ समूह विचार विमर्श विधि, एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत संस्था विक्रय क्षेत्र में के कुछ अनुभवी व्यक्तियों तथा विशेषज्ञ समूह को विचार विमर्श के लिए आमंत्रित करती है। ये विशेषज्ञ व्यक्ति पहले प्रशिक्षणार्थियों को एक साथ अपने विचार व्यक्त करते हैं। तत्पश्चात प्रशिक्षणार्थी उनसे प्रश्न पूछते हैं तथा अपनी समस्याएं रखते हैं। लाभ, इस विधि में प्रशिक्षणार्थी को सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान हो जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को अपनी समस्याओं विशेषज्ञ के सुझाव प्राप्त हो जाते हैं। दोष, नए प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। विशेषज्ञों के मतों में अंतर होने पर प्रशिक्षणार्थी में भ्रम उत्पन्न हो सकता है।
उपयुक्तता। प्रशिक्षण की ये विधि वही अपनाई जानी चाहिए जहाँ प्रशिक्षणार्थी का बहुत अनुभवी हो तथा विशेषज्ञों से सलाह से अपनी समस्याओं समाधान स्वयं ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विधि, स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज। अब भारत में कई संस्थाएं ऐसी है जो विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करती है। उदाहरण भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, विदेशी व्यापार संस्थान, भारतीय शेयर के प्रबंध संस्थान, यूनिट ट्रस्ट कैपिटल मार्केट संस्थान, स्टॉक एक्सचेंज के पाठ्यक्रम, राज्य स्तरीय लोक प्रशासन संस्थान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के प्रबंध संस्थान आदि, ये सभी समय समय पर अनेक पाठ्यक्रम संचालित करती है और कोई भी संस्था अपने कर्मचारी को इन पाठ्यक्रमों के प्रश्न हेतु भेज सकती है। लाभ दोष, इन पाठ्यक्रमों की अवधि यद्यपि सीमित होती है किंतु व्यस्त प्रबंधकीय कर्मचारी को संस्थाएं अवकाश प्रदान नहीं कर पाती है, इनकी लागत भी बहुत अधिक रहती है, अतः कई संस्थाएं इन पाठ्यक्रमों लाभ नहीं उठा पाती है। इनमें प्राय सैद्धांतिक ज्ञान अधिक दिया जाता है, व्यावहारिक पक्ष की प्राय उपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट है विशेष पाठन विधि, स्पेशल रीडिंग मेथड। प्रशिक्षण विधि के अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण या उपयोगी विषय पर कोई एक प्रश्नार्थी अपने विचारों का वाचन करता है तथा अन्य प्रश्नार्थी उसे सुनते हैं। तत्पश्चात वाचन की सामग्री में विचार विमर्श किया जाता है। इससे भाग लेने वाले का मानसिक विकास होता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण की अनेक विधियाँ प्रचलित है। कोई भी संस्था अपनी आवश्यकता व सुविधा के अनुरूप किसी भी विधि या विधियों का चुनाव कर सकती है। इस प्रकार अपने आज प्रशिक्षण विधियों का अध्ययन किया है जिसमें कोई भी प्रश्नार्थी उनमें उनका उपयोग करके अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकता है।